हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक हो। तो वेलकम टू कॉमर्स कंपास अकाउंटेंसी जीरो टू हीरो फाउंडेशन सीरीज। और मैं हूँ माही और यहाँ से आपको एक ही रूल देखने को मिलेगा, दैट इज नो रट्टा ओनली समझ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स नॉट कंफ्यूजन। कॉमर्स कंपास ओनली समझ। तो सबसे पहले आपने कॉमर्स लिया है, हम मुझे पता है अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, बट सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग तुम्हारी कॉमर्स में है, राइट? तो तुम्हें सबसे पहले कॉमर्स का मतलब पता होना चाहिए, और अगर तुम्हें कॉमर्स का मतलब नहीं पता है तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है? व्हाट इज कॉमर्स? तो कॉमर्स लाइक तुम सब समझ रहे होगे कि कॉमर्स बिजनेस, और पता है कई सारे टर्म्स है जो कि कई बच्चे फैमिलियराइज कर लेते हैं और कईयों को लगता है कि ये हाँ एकदम सेम है ना? तुम्हें भी लगता ही होगा कहीं ना कहीं, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो ये है इकरामो काका, ठीक है। और इसने ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, है ना? ठीक है, समझ जाना। फ्लिपकार्ट से ना ये एक लैपटॉप बाय करता है। क्या बाय करता है? लैपटॉप, ठीक है। अब इसने ये बाय करा, है ना? अब इसको बाय करना और इस लैपटॉप का इसके घर तक पहुंचने में कितने सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, है कि नहीं? कितनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, कितनी सारी। इसका एक तो मैन्युफैक्चर होगा, है ना? मैन्युफैक्चरर जो होगा वो इसको मैन्युफैक्चर करेगा, सेलिंग लिस्ट बनेगी, है ना? सेलिंग लिस्ट बनेगी इसकी, और इसको वेयर हाउस में स्टोर करा जाएगा, है कि नहीं? तुम पेमेंट करोगे, इसकी पैकेजिंग, इस कितना सारा चीजें आएंगी इसको तुम तक पहुंचाने के लिए, और एक डिलीवरी, है ना? यही तो बच्चा कॉमर्स है, यही कॉमर्स है। जितनी भी एक्टिविटीज ये लग रही है ना, ये मैन्युफैक्चर, सेलिंग लिस्ट, वेयर हाउस, पेमेंट, ये सब जो है ना, ये सब कॉमर्स ही है, ठीक है। यानी कि कॉमर्स का मतलब होता है कि वो सभी एक्टिविटीज, क्या? वो सभी एक्टिविटीज जो कि तो जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, वो उस पूरे एंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। समझ आया? तो कॉमर्स इतना कुछ हार्ड थिंग नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ जाए, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ठीक है। नोट्स में बढ़ा देती हूँ, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं डेफिनेशन में भी वही है जो मैंने बताया है, उसमें तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, आप समझ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है, लाइक जो भी बाइंग और सेलिंग होता है, ठीक है, उस में जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं, उनको जो स्मूथली, ठीक है, ये लिखा है ना, स्मूथली जो कंडक्ट करवाता है, दैट इज़ कॉमर्स। मतलब प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है उनके बीच जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, वही वो चीज़ होती है कॉमर्स, ठीक है। यही तो कॉमर्स है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके प्रोडक्ट को मूव कराने प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, इस पूरे प्रोसेस को ही हम कॉमर्स कहते हैं। समझ आया? अब अगर कल को कोई भी तुमसे पूछता है कि व्हाट इज़ कॉमर्स, तो बता देना कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि मदद करती है प्रोडक्ट को मूव करने फ्रॉम द प्रोड्यूसर और टू द कंज्यूमर, द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड कॉमर्स, ठीक है। गुड। अब हम बात करते हैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि आपका प्रोडक्शन, है ना, परचेज और सेल ऑफ गुड्स आती है और सर्विसेज आती है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये याद रखना, ये डिफरेंस लगेगा तुम्हें कॉमर्स और बिजनेस के बीच में, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रॉफिट कमाना है और कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। पर देखते हैं, जैसे कि मान लो प्रिया है, कोई भी लड़की प्रिया, है ना, उसने एक बेकरी खोली, है ना, उसने फ्लोर खरीदा, आटा, चीनी, मतलब जो भी बेकरी में लगता है जो भी सामान, वो सब उसने खरीदा और उसकी बेकरी केक्स और कुकीज़ बेचती है वो, है ना। अब वो उन प्रोडक्ट्स को सेल करती है कस्टमर्स तक और उससे क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाती है। अब यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव देखो वो क्या है कि प्रॉफिट कमाना है ना, कैसे? अपने गुड्स को बेच के, ठीक है। यही तुम्हारा बिजनेस है। समझ में आया?
कि यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि तुम्हें प्रॉफिट कमाना है गुड्स को बेच। अब कंफ्यूज मत होना, कॉमर्स बेटा अलग चीज़ है और बिजनेस अलग चीज़ है। कैसे कि देखो, जो बिजनेस होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोड्यूस करना, है ना। जैसे कि इसने क्या करा, फ्लोर, शुगर, बटर ये सब लिया, क्या करने, केक्स और कुकीज़ बनाने के लिए, है ना। तो प्रोड्यूस करना और गुड्स को बेचना किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए और कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। कॉमर्स जो होता है वो उसके प्रोडक्ट को, है ना, जैसे मैंने बताया, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने को हम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बनाया वो सब कस्टमर तक रीच आउट करे, वो क्या मदद करता है उसमें, आपका कॉमर्स। ठीक है। अब बच्चों कल को तुम्हें ना कई सारी टर्म्स देखने को मिलेगी, क्योंकि अकाउंटेंसी है और अकाउंटेंसी में भी आएगी, है ना, बट इन फ्यूचर और अभी भी आएगी, और आपका बिजनेस स्टडीज है उसमें भी आएगी। तो उसमें आपका मिलेगा आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कई हैं, बट आपकी 3 जो होंगी उन्हीं के बेसिस पर आपकी अकाउंटिंग की बुक्स भी होंगी। तो पहला आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जो ये आपकी अभी करंट बुक है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पर ही बेस्ड है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन ओनर होता है। इसका जो ओनर होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप दूसरा होता है कि जिसमें कि क्या होता है, जहाँ दो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 50% की होती है, ये साथ में काम होती है, वो होती है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का बिजनेस होता है जिसमें कि ओनर्स को हम पार्टनर्स कहते हैं। कंपनीज दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है, जहाँ पर 200 मेंबर्स जो होते हैं वो ओनर बन सकते हैं, और पब्लिक में जहाँ पर अनलिमिटेड, ठीक है, जहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती, पब्लिक में उतने ओनर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा मेन जो कि सब्जेक्ट है, दैट इज अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटेंसी? हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी इज द फील्ड ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया? हाँ, मुझे भी नहीं आया। देखो, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इसमें ना मतलब हर बच्चे को लाइक कंफ्यूजन होती है। शुरू में मेरे को भी होती थी, है ना, बट धीरे धीरे मैं कुछ समझ गई कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। तो मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो देखो, अकाउंटेंसी है तो तुमने 10th में साइंस पढ़ी है, राइट। साइंस में तुमने बायोलॉजी पढ़ी थी, तो बायोलॉजी काइंडा लाइक अकाउंटेंसी। अब वो कैसे? देखो, बायोलॉजी में हम इंसानों का ट्रीटमेंट करना सीखते हैं और अकाउंटेंसी में हम अपने रिकॉर्ड, नंबर, इन सब का ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। कैसे? देखो, बायोलॉजी तुम्हें इंसान की बॉडी से अवेयर करवाती है, एनिमल्स की बॉडी से तुम्हें जानकारी बढ़वाती है, राइट। और अकाउंटेंसी जो होती है ना, उसमें हम प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स, इन सब को समझते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम किसमें समझते हैं? अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी जो है ना वो एक फील्ड ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिस तरीके से बायोलॉजी है फील्ड ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड एनिमल्स वगैरह, और भी कई चीज़ें हैं, है ना। उसी तरीके से अकाउंटेंसी जो है फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसमें कि प्रिंसिपल्स आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, जिनसे हम अकाउंटिंग करते हैं। समझे? बायोलॉजी को सीखकर हम मेडिकल ट्रीटमेंट करना सीखते हैं, ठीक है। और वहीं अकाउंटेंसी में हम अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करना सीखते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग जो है वो करी जाती है। ठीक है, समझ में आया? सिंपली ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर हम सीखते हैं और जो सिखाती है अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटेंसी। ठीक है, और अकाउंटिंग और में बुक कीपिंग आती है, और ये दोनों ही किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। तो ये अकाउंटेंसी है, ये पूरा तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है, जिसमें कि तुम अकाउंटिंग पढ़ते हो और बुक कीपिंग पढ़ते हो। ठीक है, ये बुक कीपिंग और ये जो अकाउंटिंग है, ये दोनों अकाउंटेंसी के ही पार्ट है। अब अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पर आइडेंटिफाई करा जाता है, मेजर करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है, क्लासीफाई करा जाता है, और समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करा जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद रखना, किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक। ठीक है, देखो, हाँ, तो ये भी देखना कि अकाउंटिंग ये जो है लैंग्वेज है बिजनेस की। क्या है? लैंग्वेज है बिजनेस की। एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है। अब वहाँ का ये ओनर है, स्वैगी नाम है इसका, ठीक है, नई नई इसने शॉप खोली है। अब इस शॉप का रेंट गया, रेंट क्या इस शॉप का, है ना।
इस शॉप का और क्या जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल गया। अब इसने शॉप खोली है तो गुड्स भी तो लाएगा, गुड्स यानी कि सामान, है ना, जो कि वो बेचेगा इस दुकान पे। अब इन सब का जो खर्चा होगा, मान लो रेंट तुम्हारा 5 का गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 का, गुड्स तुम्हारे कितने के आ गए, 30,000 के आ गए। अब ये साल में 12 महीने ये कंटिन्यूसली चीजें होती रहेंगी। अब इन सब का रिकॉर्ड रख पाना पॉसिबल है क्या एक सिंगल इंसान के लिए? पूरा उसके माइंड में ये चीज याद रहे उसको? बिल्कुल भी नहीं है। इवन मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि मैं ये पूरे 12 महीने तक ये पूरा हिसाब जोड़ती रहूं। इसीलिए अकाउंटिंग करी जाती है बच्चों, समझे? अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में कंफ्यूज मत हो जाना। अकाउंटेंसी वो है जो हमें पढ़ रही है और हमें अकाउंटिंग करना सिखाती है, और अकाउंटिंग वो है जो कि हम करते हैं, ठीक है, जो कि हम अब सीखेंगे, राइट? तो अकाउंटिंग ये सब चीजें, ये जब रिकॉर्ड्स होती है ना, ये सारे के सारे ये अकाउंटिंग ही मैनेज करती है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम वो समझते हैं जिससे कि एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब और तुम्हारा एक सिलेबस का पार्ट ही इम्पोर्टेंट ही है एक तरीके से। अकाउंटिंग में है आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस, और यही प्रोसेस जो होते हैं वही आगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आप ये याद रख लेना, इतनी मुश्किल नहीं है वैसे इनको याद रखना, ठीक है? राइटिंग में मत जाना, है हो नहीं रही है बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सही से हो। तो सबसे पहला आपका इसमें आता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब आपको जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आइडेंटिफाइंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना। क्या पहचानना? कि आपकी कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और वो मॉनेटरी है कि नहीं, ठीक है? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को पहचानना। आगे ये टर्म्स सेकंड चैप्टर आएगा, उसमें बताऊंगी कि क्या होते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको बताया जाता है अकाउंटिंग नेचर की, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं अकाउंटिंग नेचर के, वही आप इनको आइडेंटिफाइंग के पहले स्टेप में आप पहुंचाते हो अकाउंटिंग के, ठीक है? सेकेंड आपका स्टेप आता है जो कि होता है मेजरिंग। यहाँ पर आप मॉनेटरी वैल्यू को डिटरमाइन करते हो। मॉनेटरी वैल्यू आप इंडिया का है रुपीज, राइट? आप इसको यहाँ पर डिटरमाइन करते हो कि आपका कितना खर्चा हुआ। लाइक आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं। ये दोनों, राम है, उसने क्या खरीदा, आपसे गुड्स खरीदे, कितने के? 50,000 के। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि अकाउंटिंग नेचर की है, ये रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं। ऑब्वियसली बात है क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी मनी में, राइट? मेजरिंग में हम देखते हैं कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। हम यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, वो हो गया आपका मेजरिंग, ओके? एंड आपका जो थर्ड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप होता है आपका मेजरिंग करने के बाद आपका आता है थर्ड स्टेप रिकॉर्डिंग, जहाँ से आपकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल बनता है। क्या बनता है? जर्नल बनता है। आपको मैं पहले ही ये जो टर्म्स है इनसे आपको फैमिलाइज करा रही हूँ ताकि आप अकल में क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग में आप जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, सेल्स का, परचेज का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आप उनको रिकॉर्ड करते जाते हो, ठीक है? रिकॉर्ड करते जाते हो। यहाँ पर दो साइड बनती है, डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है? डेबिट क्रेडिट आपको मैं आगे बताऊंगी। रिकॉर्डिंग में ये जर्नल होता है, राइट? ये याद रखना, क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, फिर अपना प्लग पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। फिर आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है, जो क्लासीफाइंग में हम यहाँ पर लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? लेजर बनाते हैं, ओके? याद रखना क्या बनाते हैं हम? लेजर बनाते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब होता है जो सेम कैटेगरी की जितने भी आइटम्स हैं सेम कैटेगरी के, उनको ग्रुप कर देना, उनकी ग्रुपिंग कर देना। ये क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यू में कि कौन सा वो होता है प्रोसेस, मतलब कौन सा स्टेप होता है जिसमें कि हम ग्रुपिंग करते हैं सेम कैटेगरी के। तो ये याद रखना, वो होता है क्लासिफाइंग आपका, ठीक है? तो सेम कैटेगरी की चीजों को जब हम ग्रुपिंग करते हैं, सेम कैटेगरी से क्या मतलब है? लाइक मान लो कि तुमने सेल करी, राइट? और तुमने क्या करा, लाइक सेल करी कैश पर या क्रेडिट पर। अब हो तो सेल ही रही है ना, हो तो सेल ही रही है तो सेम नेचर की, रिकॉर्ड सेल्स नहीं होगी। हाँ, अलग से क्रेडिट का अकाउंट जरूर बनेगा, ठीक है? क्योंकि वो उधार की चीज है। अब उधार से जुड़ी जो भी ट्रांजेक्शन है लाइक डेटर्स में आएंगे। डेटर्स यानी कि मैं बता देती हूँ कि डेटर्स का मतलब होता है जिन्होंने आपसे उधार लिया होता है, राइट? ओके। और जैसे कि एक्सपेंसेस
का अकाउंट, एक्सपेंसेस से जुड़े जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब साथ में आएंगे, लाइक सैलरी का, रेंट का और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे या कोई भी बड़ा से बड़ा खर्चा होगा वो सब उनका एक अलग अलग अकाउंट बनेगा, वो एक ही अकाउंट में क्लासीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे अकाउंट बनता है, इस तरफ डेबिट आता है, इस तरफ क्रेडिट आता है। ओके, आई होप तुम्हें दिक्कत ना आई हो, समझ आ गया होगा। ओके ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज। जो समराइजिंग में यहाँ पर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जिसमें कि आपका P&L, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, और आपका बैलेंस शीट बनती है। यहाँ पर समराइजिंग से ये मतलब है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सबको रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करके वैल्यू निकल के आती है, जिसके बेसिस पर आप अपनी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को आप पता लगाते हो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जैसे कि तुम्हारी टीचर है, तुम्हारे सामने इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रही है, तो उसको पूरा पढ़ाने के इससे पहले वो थोड़ा समराइज करके बता देती है कि इस चैप्टर में आखिर होगा क्या। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो समराइजिंग वाला स्टेप है ना, ये आपको कंपनी के बारे में एक्नॉलेज कर देता है कि इस कंपनी में एक्चुअल में चल क्या रहा है और इस कंपनी क्या है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितने खर्चे करती है, कितना पैसा कमाती है, कितना अर्न करती है, कितनी इसकी खर्चे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो अगला स्टेप आता है वो होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग से मतलब है, एनालाइजिंग का मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना। तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, जिसमें कि क्या करा जाता है कि जो भी आपका समराइज करके जो भी वैल्यू आया है ना, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन आपको लिखती है उसको एनालाइज करा जाता है, यानी कि उसको स्टडी करा जाता है और इंटरप्रेट करा जाता है। ठीक है, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको स्टडी करा जाएगा कि कहाँ कमियां हैं। ठीक है, ये भी देखा जाएगा कि वो सही बनी है या गलत बनी है। अगर सही बनी है तो ठीक है, ओके कर दो, अगर गलत बनी है तो रीज़न देखो, और सही बनी है तो उसके पीछे भी कई सारी चीज़ें होती है कि एक्चुअल में सही भी है या नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती है, और सही है तो कैसे आया। ठीक है, ये सब बहुत सी चीज़ें एनालाइज करी जाती है कि प्रॉफिट किस तरीके से आया है ना, और अगर नहीं आया तो क्या कमी रह गई और कल को और किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ये सब होता है। और उस जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी आई है उसको ना फिर कम्युनिकेट करा जाता है। क्या करा जाता है, कम्युनिकेट करा जाता है, किसके साथ, फाइनेंशियल यूजर्स के साथ। ठीक है, कम्युनिकेट से ये मतलब है कि उसको लेके बातचीत करी जाती है कि हाँ भाई कंपनी का ना प्रॉफिट आया है या तो लॉस आया है, इतना इतना आया है, और एक्चुअल में या तो ऐसी गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से लॉस आ गया, या फिर ऐसा थोड़ा मुनाफा हो गया था हमारा जिसकी वजह से प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करी जाती है। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। तो ये इसके स्टेप्स है। ठीक है, याद रखना। और यही सारे के सारे जो 8 के 8 है, यही आपके प्रोसेस है, यही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कल को तुम्हें पूछ लिया जाए अकाउंटिंग के प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक बताओ तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। आप दोनों आप एक्सप्लेन कर देना अच्छी तरीके से 8 को। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग ना आपकी बुक में होगा। आप रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग वैसे मैंने समझा दिया है, ज़्यादा इतना डिटेल में भी नहीं गई हूँ, जितना जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा समझाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि मेंटेन रिकॉर्ड्स, जैसा कि उसका प्रोसेस ही है कि सबसे पहला प्रोसेस ही है रिकॉर्डिंग, है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव उसका यही आता है कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। अब जो भी तुमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, है ना, जो भी तुमने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें अगर तुम्हारा बड़ी कंपनी है या फिर तुम्हारी छोटी मोटी सी दुकान है, मान लो ये परचून की दुकान है, उसमें तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड तुमने मेंटेन करा कि कितना तुम्हारा खर्चा हुआ, है ना, कितना तुमने खर्चा लाया, कितने तुम्हारे पैसे जुड़े। अब इन सबको अकाउंटिंग ईयर के एंड में तुम देखोगे तो इसका प्रॉफिट और लॉस तुम डिटरमाइन करोगे। फिर जब आपने प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करा उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती है। ऑब्वियसली बात है, आपने प्रॉफिट और लॉस पता लगाया तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपके कंपनी की, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना। अब वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि समराइजिंग में आपकी बैलेंस शीट भी बनती है जिसमें कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो होती है एंटरप्राइज की वो रिकॉर्ड करवाई जाती है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के आपको आगे मैं समझाऊंगी टर्म्स, आप बस इनसे ना थोड़ा फैमिलराइज हो जाओ कि आपको ये टर्म्स आगे देखने मिलेगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आपको ये जितनी भी टर्म्स मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है,
तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। मैनेजमेंट को मदद मिलती है स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में। क्या लेने में? स्ट्रैटेजिक डिसीजन, कि अब वो उन्हें किस तरीके, मतलब कितने सामान लाना है, किधर किधर खर्चा करना है। अगर कंपनी आपकी इन्वेस्ट कर रही है तो कहाँ करनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी ना मैनेजमेंट भी, है ना। अब और इससे बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं, यानी कि बिजनेस में जो भी सामान है जिससे कि आप इनकम अर्न करते हो, है ना, वो क्या होते हैं, वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपको अपनी प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन हो गया। आप ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे अगर आपका लॉस होता है तो, आप ज़्यादा बिजली नहीं फूकोगे, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे तुमने ऑब्जेक्टिव समझ लिए ना। मान लो तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, उसमें तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम खुद देख सकते हो कि तुम्हें अकाउंटिंग से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, क्योंकि जैसा हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि ये प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करती है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट और लॉस किसका? बिजनेस का। तो हमें बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। अब इससे हम प्रॉफिट और लॉस पता लगा सकते हैं बिजनेस का, और भी दूसरी इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगता है बच्चों? एक ना इसमें स्टेटमेंट बनती है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। उससे आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। फिर दूसरी होती है हेल्प्स टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मदद करती है। ये देखो ऑब्जेक्टिव में भी यही पॉइंट है, कई सारे पॉइंट आपको फैमिलियर होते मिलेंगे, यहाँ पर मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक है। हेल्प्स टू मैनेजमेंट में भी मदद करती है। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो हमें कई तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि मैनेजमेंट को मदद करती है कि वो नेसेसरी डिसीजंस ले सके बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट को पता चलेगा कि लॉस हुआ है, राइट, तो वो कुछ ना कुछ काम तो करेगी ना कि किस वजह से लॉस हुआ, है ना। और अगर उसे पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट होते होते रह गया, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को मदद मिलेगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से। वो पता लगा पाएंगी कि कहाँ गड़बड़ हुई। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, इधर वो देख पाएंगे कि कहाँ कितना खर्चा हो गया। यहाँ पर एक्सपेंसेस की अलग बनती है, इनकम से अलग बनती है ना। उन सबको जोड़ वगैरह कर, तोड़ मोड़ कर ये सब बनाया जाता है। आगे आपको समझ आ जाएगा, आप थ्योरी समझो अभी। हेल्प्स इन कंपैरिजन, कंपैरिजन में भी मदद मिलती है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक कंपनी की तो नहीं बनती है, कई सारी कंपनीज को बनानी पड़ती है। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक वैल्यू आ जाती है लास्ट में, वैल्यू आपकी प्रॉफिट हो सकती है तो लॉस हो सकती है, ठीक है। अब इससे बिजनेसमैन को मदद मिलती है कि वो रिजल्ट कंपेयर कर सकता है, या तो अपनी ही कंपनी से, जैसे कि एक ईयर की उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकली जिसमें उसका प्रॉफिट होता है 2,05,000 का, दूसरे ईयर वो देखता है उसका प्रॉफिट होता है 2,50,000 का। तो देख रहे हो वो कंपैरिजन कर पा रहा है कि उसको अपनी ग्रोथ का पता चल रहा है। सिमिलरली वो कंपेयर कर सकता है अपनी ही बिजनेस को दूसरे बिजनेसेस के साथ, ठीक है। और फोर्थ एडवांटेज है कि ये लोन लेने में भी मदद करती हैं। लोन लेने में कैसे मदद करती है? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स यानी कि जो आपको उधार देते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट होती है उसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। इससे वो पता लगा पाते हैं कि आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। अर्निंग कैपेसिटी से ये मतलब है कि आपका बिजनेस इतना लायक है कि वो आपको जो भी क्रेडिटर दे रहा है उधार पे, वो आप रीपे कर पाओगे, ठीक है, रीपे कर पाओगे लाइक। और बिजनेस की भी हेल्प करता है कि वो लोन उठा सके जब उनके पास एक अच्छी खासी फाइनेंशियल पोजीशन होती है तो, और उनके पास एक प्रूफ भी होता है। और प्रूफ से याद आया कि इसका फिफ्थ एडवांटेज भी यही है, एविडेंस इन कोर्ट। इसको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक गुड एविडेंस इन कोर्ट भी माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने बताया शुरू में, कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही करा जाता है इसमें। जब आप अकाउंटिंग को उसके अकाउंटेंसी के जो भी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, उनके बेसिस पर अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, तो और एकदम सही तरीके से है, तो उसको एक्सेप्ट करा जाता है कोर्ट के द्वारा एज अ गुड एविडेंस, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ द लाइबिलिटी, आप लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन भी कर सकते हो, लाइक आप लाइबिलिटी वगैरह भी कम करवा सकते हो अपनी, या फिर आप देख सकते हो कि मेरे ऊपर कितना बोझ है, कितना लाइबिलिटी। देखो क्या होती है, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जो कि एक बिजनेस को पे करना होता है, ठीक है। सेवंथ आपका एडवांटेज होती है हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बेचने में, लाइक मान लो फ्यूचर ओनर है, तुम ही ओनर हो, तुम्हारा सोच रहे हो कि तुम बिजनेस बेच दो, तुमने बहुत अच्छा खासा कमा लिया, अब तुम सोचो बिजनेस बेचने की। अगर तुमने अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं, हर एक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करा हुआ है, और आपने बता रखा है, लाइक आपकी उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो
बंदा है जो खरीद रहा है ना, वो ये देखता है कि ओ भाई इतना अच्छा, मतलब इसने तो बना रखा है, प्रॉफिट हो रहा है इसके तो, है ना, इसके लॉस नहीं हुआ एक बार भी। या फिर वो देखता है कि हाँ खर्चे यहाँ पर नहीं होते इतने। तो इन सब से आप क्या कर सकते हो, अपना जो बिजनेस है वो बहुत आसानी से बेच सकते हो। आपके जो एसेट्स और आपकी जो लाइबिलिटी होगी ना, उनका वैल्यूएशन भी आसानी से हो जाएगा जब आपकी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग। अब लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ अच्छी होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई एक चीज़ की खूबियाँ हैं तो उसकी खामियां भी ज़रूर होती हैं, वैसे ही इसमें भी हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आपको देखने को मिलेगी कि ये फुली एग्जैक्ट नहीं होती, साफ सीधी बात। अकाउंटिंग कौन करता है, इंसान। इंसान से गलती नहीं होती क्या? और अकाउंटिंग को करने में पता है कितने सारे अजम्पशंस लगते हैं। अकाउंटिंग ना ऐसे ही नहीं कर दी जाती। दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक आपकी अक्रूड और एक होती है कैश बेसिस। ठीक है, अब इसमें कुछ अजम्पशंस लगाए जाते हैं। अजम्पशंस कैसे? अजम्पशंस कई तरह के, जैसे कि प्रॉफिट निकालने के अजम्पशंस, है ना, प्रॉफिट को एसरटेन करने के लिए। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन की बात कर लो, डेप्रिसिएशन आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे जो घटती रहती है ना, वो डेप्रिसिएशन की वजह से घटती है, आगे बताऊंगी मैं। तो डेप्रिसिएशन के ना दो मेथड है, वैसे तो इसमें दो मेथड ही बताती हूँ। एक होता है रिटर्न डाउन और एक होता है स्ट्रेट मेथड। अब इन दोनों से अलग अलग वैल्यू निकल के आती है और वो सब प्रॉफिट पर इफेक्ट डालती है कि नहीं, डालेगी। तो इससे क्या होगा कि वो फुली एग्जैक्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कोई कंपनी ज़्यादा ही डिडक्ट कर दे तो, या ज़्यादा ही ऐड कर दे, मतलब कम काटे अपना फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन, कोई ज़्यादा काटे, कोई दूसरा मेथड यूज़ करे उनकी वैल्यू लगाएं, तो कोई दूसरा मेथड यूज़ करे किसी की वैल्यू लगाएं, तो ये फुली एग्जैक्ट नहीं होता। सेकेंड, दैट इज इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ओ भाई, चीज़ों को इतना रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बता दूंगी, हर एक डाउट अच्छे से क्लियर करूंगी भाई, डोंट वरी। इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, तो देखो जैसा कि मैंने बताया, मेजरिंग में और आइडेंटिफाइंग में तुम्हारा पहला ही था कि आपको मॉनेटरी ट्रांजेक्शन देखनी है, तो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है। अब देख लो, तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स में जो स्किल्स है ह्यूमन की, उनको इग्नोर करा जा रहा है, ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ को इग्नोर करा जा रहा है, उन वो जो फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं उसको इग्नोर करा जाता है, उनको रिकॉर्ड ही नहीं करा जाता भाई। तो क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स दिए जाते हैं, बस क्वालिटेटिव नहीं। तो इनकी जो भी डेडिकेशन है, इनको तो पूरा इग्नोर करा जा रहा है ना। अब हाँ माना, इनको हम मॉनेटरी वैल्यू में तब्दील नहीं कर सकते, है ना, तो इस वजह से इन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। पर्सनल बायस, यस, पर्सनल बायस तो होता ही है, क्योंकि कई सारे मेथड्स होते हैं, है ना, अकाउंटिंग करने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। तो इससे पर्सनल बायसनेस हो सकती है कि कोई अपने हित में ही ऐसे मेथड्स यूज़ करेगा जिससे कि क्या हो सकता है कि वो अकाउंटिंग में गड़बड़ ला सकता है। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब देखो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो होती है ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर प्रिपेयर करे जाती है। मान लो आप एक एसेट लेते हो 5 लाख का, और 5 लाख का ही वो रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपने 5 लाख का लिया है, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यू है मनी की वो बदलती है। लेकिन अकाउंटिंग तो वही वैल्यू मान के चल रही है ना, उसमें तो वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि वही वैल्यू स्टेबल रहती है। तो इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो रिजल्ट करेक्ट हैं कि नहीं। अब तुमने 5 लाख का कोई एसेट लिया था इन फ्यूचर में, और 5 लाख, अब 2 साल हो गए, तो कम से कम वो 2 लाख का तो हो गया, पर अकाउंटिंग तो दिखा रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। तो क्या तुम क्या मतलब डिटरमाइन कर सकते हो कि वह क्या वो सही जाएगा बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो? नहीं, है ना। इट मे लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि देखो, अकाउंटिंग में ना मैनिपुलेशन भी होते हैं, क्योंकि एक इंसान करता है, ठीक है, और मैनिपुलेट करने में इंसान बहुत माहिर होते हैं कुछ, है ना। तो देखो, कंसील करने विटल फैक्ट्स, जो भी कंपनी के ज़रूरी फैक्ट्स है, लाइक कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया बट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये दिखाया जा रहा है कि कंपनी तो बहुत मुनाफे में चल रही है, दैट इज़ मैनिपुलेशन। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग तरीके से शो करना, किस तरीके से कि अपनी जो कंपनी है उसको बेटर पोजीशन में दिखाना, देन व्हाट इज एक्चुअली इज इन, जैसा कि वो असल में है वो नहीं दिखाते, जैसा वो नहीं है वैसा दिखा देते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये यूजर्स को एक ट्रू और फेयर व्यू नहीं देती है बिजनेस के ऑपरेशंस का, यानी कि बिजनेस में जो भी काम धंधा हो रहा है उन सब का, और यूज़र को ये पता नहीं होगा कि वो सही में हो रहा है या सच में नहीं हो रहा है, राइट।
अब देखो, अकाउंटिंग की ना 3 ब्रांचेस होती है। कल को तुम कॉलेज में जाओगे ना तो ये तुम 3 अकाउंटिंग पढ़ोगे, तुम उस पे कोर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप जानते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस एंटिटी की। पहली क्या होती है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह सकते हो आप, है ना। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी यानी कि आपका जो बिजनेस है ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इसके बारे में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलता है। इसमें कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, एनालाइज होते हो और इंटरप्रेट करते हो। यानी कि ये वही अकाउंटिंग है जो कि आप अभी पढ़ रहे हो, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इधर ही बनाओगे। सेकेंड आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कम करने को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं, आगे कई सारे प्रोसेस होते हैं इसका भी। अब इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा, आप ज़्यादा कमाओगे और कॉस्ट कटिंग होगी, यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट को मदद करती है मैनेजरल डिसीजंस लेने में, वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि यहाँ पर मैनेजमेंट जो होती है वो अपनी तरीके से अकाउंटिंग करती है, लाइक मैनेजमेंट के हित में अकाउंटिंग करी जाती है, जिससे कि मैनेजमेंट आसानी से समझ जाए कि कहाँ आपको खर्चा करना है कहाँ नहीं। लाइक इनकम एंड एक्सपेंसेस की यहाँ पर आपको बना कर दे दिया जाता है। बुक कीपिंग, ठीक है। अब हमारा जो मैंने बताया था बुक कीपिंग, राइट, बुक कीपिंग का पार्ट आता है। तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग देखो, बुक कीपिंग इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। देखो, अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, है ना। यही जो होता है ना, शुरू के जो 2 स्टेप्स हैं और रिकॉर्डिंग, ये अकाउंटिंग के जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं, ये सब बुक कीपिंग के 3 ही स्टेप्स ही हैं, ठीक है। जिसमें ही आप रिकॉर्ड करते हो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर। सिंपल, ठीक है, कि यहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हो जो भी आपके रोज़मर्रा, लाइक ये जो बुक कीपिंग पता है कौन करते हैं? जो आपके आसपास की जो स्टेशनरी, आपके परचून की दुकान, चिज्जी वगैरह की दुकान जो भी है, वो सब ये बुक कीपिंग करते हैं। वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, देखो आइडेंटिफाई करते हैं आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स, है ना, किसने उधार दिया, किसने उधार पे सामान लेके गया, कौन कैश लेके गया, ठीक है, उनको मेजर करते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, है ना, और फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं कि अच्छा इसने इतने का उधार लेके गया है, अच्छा अभी लिखता हूँ, ठीक है। ये सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखते हैं, ये होती है बुक कीपिंग, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है ना। अब देखो इनका तीनों का डिफरेंस मैंने दे दिया है यहाँ पे, ये देख लो। बुक कीपिंग यानी कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, और अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेट। जो बुक कीपिंग के 3 स्टेप्स है ना शुरू के, उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो सारे अकाउंटिंग में आ जाते हैं। और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जो कि आप पढ़ रहे हो, जो कि आपको प्रिंसिपल सिखाता है, आपको अकाउंटिंग के मेथड्स बताता है ना, और यही आपको अकाउंटिंग करना सिखाता है, ठीक है। याद रखना, अकाउंटेंसी इज लाइक अ बायोलॉजी एंड अकाउंटिंग इज लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके, ग्रेट। अब देखो, बिजनेस और कॉमर्स जो मैंने समझाया था उसका 1 लाइन डिफरेंस इधर उन्होंने दे दिया है। देखो, तो पहला बिजनेस मैंने बताया था, आपको समझ आ गया होगा कि प्रोड्यूस करना और गुड्स को बेचना या सर्विसेज को बेचना, प्रॉफिट कमाने। और कॉमर्स का मतलब होता है कि उन गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर तक स्मूथली पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। हाँ, अब इतनी देर से मैं जो यूजर्स करी जा रही हूँ, ये यूजर्स है कौन आखिरकार? तो देखो, इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। 2 तरीके के यूजर्स होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल से तो तुम समझ गए होगे। इंटरनल यानी कि अंदर के, एक्सटर्नल यानी कि बाहर के, ठीक है। इंटरनल यूजर्स, ये थोड़ी घिसी पिछी हो गई है, वो सॉरी उसके लिए, बट पीडीएफ अगर तुम दोगे तो वो तुम्हें इजीली पढ़ेंगे, मतलब एकदम अच्छे से तुम्हें मैनेज्ड मिलेंगे वो। इंटरनल यूजर्स में आपके आता है ओनर्स। ओनर्स कैसे? ओनर्स यानी कि वो आपके मालिक, ठीक है, बिजनेस के जो मालिक हो, ऑब्वियस ही बात है वो बिजनेस चला रहे हैं तो वही तो होंगे ना। ओनर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो ये देख सके कि उनका जो बिज़नेस है किस हालत में है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बिज़नेस की, है ना। और मैनेजमेंट और वर्कर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि वो देख सके कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं और कितना उन्हें खर्च कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से वो अपने एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई इंटरनल यूज़र्स की, है ना। अब हम बात करते हैं आपके एक्सटर्नल यूज़र्स की।
एक्सटर्नल यूजर्स यानी कि आपके बाहर के जो यूजर्स हैं। पहला आता है आपका बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये देखते हैं कि आपको लोन दे सकते हैं कि नहीं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आप रीपेमेंट कर सकते हो लोन की या नहीं कर पाओगे, है ना। एम्प्लॉयज़ ये देखते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कि भाई ये मेरे को बोनस या सैलरी दे पाएगा कि नहीं ये बिज़नेस मेरे को, है ना। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को क्यों ज़रूरत होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की? ताकि इन्हें ये पता लगे का इन्वेस्ट करना बिजनेस में अच्छा रहेगा या नहीं, ये कंपनी लायक है इन्वेस्टिंग के मेरे या नहीं, है ना। क्रेडिटर्स और कस्टमर्स को क्यों चाहिए रहता है? इसको तो इसलिए जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, ठीक है। और एक जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी इसी चीज़ के लिए कि इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, दे पाएगा या नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं, है ना। कस्टमर्स को इसलिए चाहिए रहती है कि वो ये देखती है, रिलाई कर पाती है वो बिज़नेस पर कि हाँ ये बिज़नेस अगर अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है तो भाई क्वालिटी भी अच्छी होगी इसकी बिज़नेस की। लाइक गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़ को क्यों चाहिए रहता है? ताकि वो देख सकें कि ये टैक्स इनसे वसूलना है कि नहीं। लाइक वो देखते हैं कि अगर कंपनी 10 लाख कमा रही है तो इनसे कम से कम 5 लाख का तो टैक्स ले ही ले, है ना। इनको भी ज़रूरत रहती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट को इसलिए रहती है ताकि ये देख सके कि कंपनी के पास कितनी आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, वो आगे जैसे कि मान लो अगर कंपनी लॉस में है तो रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट ये देखकर आपको बता सकते हैं कि आगे कल को क्या प्रॉफिट कमा सकते हो या नहीं, ऐसा सा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप देख रहे हो वीडियो, अगर आपको इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा पढ़ाना कैसा लगा ये बताइएगा। देखो मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, जितने हैं जैसे हो रहे हैं मैं बता रही हूँ, ठीक है। और नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी नोट्स, ठीक है। मेरी बहुत मेहनत लगी है, मैं दो दिन तक लगी रही कि नोट्स कंप्लीट करूँ। बट स्टिल अगर आपको ज़्यादा नीड है, वैसे मैंने दिखाई दिए आपको सारे नोट्स पता ही हैं, ठीक है। बट अगर नीड है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए और बताइएगा ज़रूर कि कैसा पढ़ा है कैसा, ठीक है। अगर कल को कोई भी अगर आप मुझे कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, यू आर फ्री, आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।